अनन्या छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर आई तो घर में घुसते ही उसके ताऊजी हरिशंकर तीखी नजरों से उसे घूरते हुए बोले, अनन्या, यह क्या? मोहल्ले में घूम घूम कर हमारे घर की इज्जत को कम करने में लगी हुई हो? लोग क्या सोचेंगे कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है तो कोई तुम्हारा ध्यान नहीं रखता, जो तुम दिन भर मोहल्ले में घूमती रहती हो। अनन्या धीरे से बोली, ताऊजी, मुझे छोटे बच्चों को पढ़ाने का शौक है और पढ़ाई पूरी होने के बाद मैंने फॉर्म भी तो भरा है। एक बार मेरी सरकारी नौकरी लग जाए फिर तो मैं पूरे हक से बच्चों को पढ़ाऊंगी। तब ताऊजी गुस्से में बोले, आने दो तुम्हारे पिताजी को, मैं उन्हें बताता हूँ कि किस तरह तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो। सही कहते हैं लोग कि जिन लड़कियों की माँ नहीं होती वह बेलगाम हो जाती हैं। यह सुनकर अनन्या की आंखों में आंसू आ गए और वह रोते हुए अपने कमरे में चली गई। जब वह 10 साल की थी तभी उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया था। उसके पिताजी शिव कुमार ने बहुत प्यार से पाल पोस कर उसकी परवरिश की थी और वह उसके हर सपने को पूरा करना चाहते थे। अनन्या टीचर बनना चाहती थी तो उसके पिताजी ने कॉलेज की पढ़ाई के बाद उसका बीएड में एडमिशन करवा दिया था। पढ़ाई पूरी होने के बाद उसने फॉर्म भी भर दिया था, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला था। इस बीच खाली समय में वह गांव में ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। उसके पिताजी को उस पर बहुत गर्व महसूस होता था, क्योंकि घर पर खाना वगैरह भी वही बनाया करती थी। उसके ताऊ जी का परिवार भी साथ ही रहता था, लेकिन उसकी ताई सरोज बीमारी का बहाना बनाकर सारा काम अनन्या से ही करवा लिया करती थी। अनन्या के पिता शिव कुमार भी देखते थे कि अनन्या के साथ कभी कभार गलत होता था, लेकिन वह कुछ बोलते नहीं थे, क्योंकि उनके पीठ पीछे कम से कम अनन्या परिवार के साथ सुरक्षित तो रहती थी। शाम को जब शिव कुमार घर आए तो उनके बड़े भैया हरिशंकर ने उन्हें अपने पास बुलाया और फटकारते हुए कहने लगे, अपनी बेटी को कह दो कि इस तरह मोहल्ले में घूम घूम कर ट्यूशन न पढ़ाया करे। आखिर हमारे घर में किस चीज की कमी है? तब शिव कुमार धीरे से बोले, भैया, बच्चों को पढ़ाना उसको शौक है, वह अपने सपने पूरे कर रही है तो करने दीजिए ना। सबको पता है कि हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है और गांव के लोग तो मेरी बिटिया की तारीफ करते हैं कि वह कितनी होनहार है, जो खुद भी अच्छे से पढ़ लिख कर अब बच्चों को भी शिक्षित कर रही है। यह तो बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें शर्म की क्या बात है? यह सुनकर हरिशंकर भड़क गए, लेकिन अनन्या को बहुत खुशी महसूस हुई कि ऐसे समय में पिताजी उसका साथ दे रहे हैं। मगर यह खुशी ज्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रह पाई, क्योंकि एक दिन उसके पिताजी काम पर गए तो कंपनी में ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनका स्वर्गवास हो गया। अनन्या पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और ऐसे समय में उसे खुद का कुछ होश ही नहीं रहा। 2 महीने ही बीते थे कि ताई सरोज ने घर में हंगामा मचा दिया कि जल्दी से अनन्या की शादी करके इसे विदा करो। ताऊजी ने भी आनन फानन में विजय से उसका रिश्ता तय कर दिया। विजय उम्र में भी उससे काफी बड़ा था, लेकिन अनन्या कोई विरोध नहीं कर पाई, क्योंकि पिता के जाने के बाद वह एकदम से टूट चुकी थी और उसके सोचने समझने की शक्ति मानो खत्म हो गई थी। ससुराल आने के बाद सीधी सादी अनन्या को बहुत ही तेज सास कमला मिली। उसकी सास सुबह से उसे घर के सारे काम में लगा देती और आंगन की खटिया पर बैठकर तरह तरह की गालियां देती रहती। अनन्या चुपचाप सास का बताया हुआ हर काम करती। पति भी शराब के नशे में घर आता और उस पर हाथ उठाने से भी कभी पीछे नहीं हटता। अनन्या को लगता था मानो वह नरक भरी जिंदगी जी रही है। इसी बीच उसके घर में हलचल हुई तो लगा मानो अब उसके जीवन में खुशियों के थोड़े पल आएंगे। लेकिन ऐसे समय में भी सास और पति के अत्याचार कुछ कम नहीं हुए। 7वें महीने में ही अनन्या ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद से तो सास और पति दोनों के चेहरे उतर गए, क्योंकि उन लोगों को बेटा चाहिए था। अब इसमें अनन्या की तो कोई गलती थी नहीं, लेकिन फिर भी उसके पति और सास ने मिलकर उसे खूब कोसना शुरू कर दिया। ऐसे समय में उसकी सास उसका जरा भी ध्यान नहीं रखती थी। उसकी बच्ची भी कमजोर थी तो अनन्या को उसकी भी चिंता लगी रहती थी। एक रात विजय शराब के नशे में घर आया। अनन्या कमरे में सोई हुई थी। दिन भर बच्ची को संभालते और घर के काम करते हुए उसका शरीर दर्द के मारे टूट रहा था।
विजय जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। तभी अनन्या के मुंह से दर्द भरी चीख निकली। इस पर विजय भड़क उठा और उसके मुंह पर थप्पड़ बरसाते हुए बोला, सारा मूड खराब कर दिया। अनन्या रोते हुए बोली, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूं? वह और गुस्से में कहने लगा, माँ बनने के बाद तुम किसी काम की नहीं रही, निकल जाओ मेरे कमरे से। इतना कहकर उसने अनन्या को बाहर फर्श पर धकेल दिया। बाहर खड़ी सास ताली बजाते हुए बोली, बहुत अच्छा किया बेटा, यह दिन भर मेरे सामने भी ऐसे ही नखरे दिखाती रहती है, कोई काम ढंग से नहीं करती। माँ बनने के बाद तो महारानी बन गई है। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे और वह सोचने लगी कि कैसे लोग हैं और कैसा परिवार है। आज अगर मेरे मम्मी पापा जिंदा होते तो शायद मैं इतनी अकेली कभी ना होती। रात भर वह अपनी बच्ची को सीने से चिपकाए रोती रही और मन ही मन पूछती रही कि क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही रोते रोते बीत जाएगी। सुबह सवेरे उसने अपने ताऊजी को फोन करके सब बताया तो ताऊजी ने साफ कह दिया कि शादी के बाद हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। अब तुम्हें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी होगी। अनन्या को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। उसके पास न सहारा था न कोई रास्ता। इसी बीच बच्ची को टीका लगवाने के लिए जब वह आंगनवाड़ी गई तो वहां काम करने वाली सुमन ने उसके शरीर पर चोट के निशान देखे और पूछा। पहले तो अनन्या ने छिपाने की कोशिश की, लेकिन बार बार पूछने पर उसका दर्द बाहर निकल आया और उसने सारी बातें सुमन को बता दी। सुमन ने सहानुभूति से कहा, अगर तुम ऐसे ही चुप रही तो अपनी बेटी को भी खतरे में डालोगी। कल को उसके साथ ही यह सब होगा। आखिर तुम अपनी बच्ची को कैसा भविष्य देना चाहती हो? अनन्या भरे गले से बोली, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, फिर भी इन अनपढ़ गंवार लोगों के बीच फंसी हुई हूँ, क्योंकि मेरे पास ना आर्थिक सहारा है और ना आगे बढ़ने का रास्ता। सुमन ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, मेरी एक सहेली निधि शहर में एनजीओ चलाती है, मैं उससे बात करती हूँ, शायद वह तुम्हारी मदद कर सके। उससे बात करने के बाद सुमन ने बताया, तुम मेरी सहेली के पास चली जाओ, वह तुम्हारे रहने और काम की व्यवस्था करवा देगी। शुरुआत के लिए वह 5,000 रुपये रख लो। अनन्या उसकी निस्वार्थ मदद देखकर गले लगकर रो पड़ी। अगले दिन ही अनन्या अपनी बेटी को लेकर घर छोड़ने लगी तो सास ने टोका, कहाँ जा रही हो? अनन्या ने ठंडे स्वर में कहा, अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकती, आप लोग मेरे साथ मारपीट करते हैं। सास हंसते हुए बोली, तुम मायके जा रही हो, वहां से भी लात मारकर निकाल दी जाओगी। अनन्या ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना सामान लेकर निकल गई। सास को लगा कि वह 2-4 दिनों में रो धोकर वापस लौट आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शहर जाकर अनन्या ने निधि की मदद से एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी शुरू की। बच्ची को वह निधि की माँ के पास छोड़ देती थी और उसका बहुत ध्यान रखती थी। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति संभलने लगी। उसने पति के खिलाफ तलाक का केस किया और ताऊजी को नोटिस भेजकर अपने पिता की संपत्ति में हिस्से की मांग की। ताऊजी और पति दोनों बौखला गए। पति कहने लगा, तुम घर वापस लौट आओ, हम प्यार से साथ रहेंगे। ताऊजी बोले, बेटा सब कुछ हमारा ही तो है, हिस्से की कौन सी बात है, तुम्हारा मायका आज भी बना हुआ है। लेकिन अब अनन्या किसी की मीठी बातों में नहीं आई। उसने अपने हिस्से की संपत्ति ली, पति से तलाक भी लिया और गुजारा भत्ते की रकम भी पाई। साथ ही पति और सास को जेल की सजा भी हुई। निधि और सुमन की मदद से आज अनन्या न केवल अपने अपराधियों को सबक सिखा चुकी थी, बल्कि अपना अधिकार और आत्मसम्मान भी हासिल कर चुकी थी। अब वह सिर ऊंचा करके जी रही थी और अपनी बेटी को बेहतर भविष्य देने के लिए संकल्पित थी। अनन्या को समझ में आ गया था कि कभी कभी खून और समाज के रिश्तों से भी बड़ा रिश्ता इंसानियत का होता है। दोस्तों, जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, शिक्षा और आत्मनिर्भरता ही स्त्री की सबसे बड़ी ताकत होती है। दूसरों के ताने और बंधनों के बीच भी जिसने अपने सपनों को थामे रखा, वही सच्चे मायनों में मजबूत कहलाती है। परिवार और समाज को भी चाहिए कि बेटी की शिक्षा और सपनों को उसका हक समझे, बोझ नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।